गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। बीएससी बीएड पार्ट थर्ड ईयर का जो पार्ट चल रहा है अपना सेकंड पेपर चल रहा है प्लांट फिजियोलॉजी, और उसमें हम पढ़ रहे हैं जल अवशोषण। तो आज हम जानेंगे जल अवशोषण तंत्र के बारे में। पिछली क्लास में मैंने आपको मृदा जल धारिता और विल्टिंग यानी मलानी के बारे में बताया था, और अब हम आगे जल अवशोषण पढ़ेंगे विस्तार से, लेकिन हमें पहले जल अवशोषण तंत्र के बारे में जानना होगा। ठीक है, तो सभी जानते हैं स्थलीय पादप जो मृदा है उससे जल अवशोषित करते हैं अपनी जड़ों के द्वारा। स्थलीय पादप जड़ों द्वारा मृदा से जल अवशोषित करते हैं, क्योंकि जड़ें जो है वो शाखित तंत्र के रूप में मृदा में गहराई तक स्थापित हुई रहती हैं। तो कुछ पौधों में मृदा में जड़ें अधिक गहराई तक विभिन्न प्रकार के स्तर होते हैं। मृदा के स्तर तक, जैसे ये गहराई है, इसमें कई स्तर होते हैं। इन स्तरों तक ये जड़ें जो है वो गहराई तक स्थापित रहती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जो पौधे हैं, यानी ऐसे पौधे जिनकी जड़ें मृदा में विभिन्न स्तरों पर स्थापित रहती हैं, तो ऐसे पौधे कहलाते हैं डीप फीडर। इनको हम गंभीर भोजी कहते हैं। इनको हम गंभीर भोजी पादप कहते हैं। ठीक है, क्लियर? यानी ऐसे पौधे जिनकी जड़ें गहराई में विभिन्न स्तरों तक स्थापित रहती हैं मृदा में, तो ऐसे पौधे कहलाते हैं डीप फीडर यानी गंभीर भोजी पादप। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं, इसके विपरीत कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी जड़ें गहराई में न होकर सतह से केवल कुछ ही नीचे तक होती है। जैसे कि अब अगर हम इसकी बात करें तो केवल यहाँ तक ही जड़ें पाई जाती हैं। ठीक है, गहराई तक जड़ें नहीं होती। ये तो गहराई तक है, गहराई तक स्थापित जड़ें, और ये है केवल ऊपरी सतह से थोड़ा नीचे स्थापित, ऊपरी सतह से थोड़ा नीचे स्थापित। तो कुछ ऐसे पादप होते हैं जिनकी जड़ें सतह से केवल कुछ ही नीचे तक स्थापित रहती हैं, तो ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं? सरफेस फीडर कहलाते हैं। ठीक है, यानी तलभोजी कहलाते हैं। क्लियर? ये आपको याद रखना है। तो अब मुख्य बात ये है कि पौधे जो है वो जल अवशोषण करते कैसे हैं? तो जड़ों में मूल शीर्ष का भाग होता है। ठीक है, उस मूल शीर्ष पर मूल रोम पाए जाते हैं। तो जड़ें मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण करते हैं। तो मुख्य रूप से अगर हम देखें जल अवशोषण का तंत्र मुख्य रूप से क्या है? मूल रोम है। ठीक है, तो मूल रोम को जानेंगे हम। देखिए, किसी भी जड़ में मूल रोम के अलावा भी 3 भाग और होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, इस तरह से ये जड़ है। ठीक है, तो इस जड़ में अगर हम इसके यहाँ वाले भाग को देखें तो इस तरह से टोपी नुमा भाग पाया जाता है। इस टोपी नुमा भाग को हम रूट कैप कहते हैं। ठीक है, फिर इस टोपी नुमा भाग के ठीक ऊपर की ओर थोड़ा सा जो भाग है ये वाला, इसको कहते हैं हम मेरिस्टेमेटिक जोन। फिर इसके बाद का जो ऊपर वाला भाग है इसे हम एलोंगेशन जोन कहते हैं। ये जो भाग है इसका, ये क्या है? एलोंगेशन जोन। इसे हम हिंदी में कहते हैं दीर्घीकरण क्षेत्र। इसे हम विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, और इससे ऊपर एक और भाग आता है, ये वाला जो भाग है, इसके अंदर इस तरह से मूल रोम होते हैं। ठीक है, ये मूल रोम है।
इसके ऊपर वाला जो ये वाला भाग है इसे हम कहते हैं मैच्योरेशन जोन यानी परिपक्व क्षेत्र। तो जड़ें जो है वो किससे जल अवशोषित करती है? मूल रोम से जल अवशोषित करती हैं, ये आपको याद रखना है। तो इसमें जो 3-4 भाग हैं वो देखिए कौन कौन से हैं। पहले ये सुनो, ये जड़ का हमने एक सेक्शन लिया है, इसमें अगर हम देखें तो 4 इसमें भाग पाए जाते हैं। पहला रूट कैप होता है, दूसरा मेरिस्टेमेटिक जोन है, तीसरा एलोंगेटेड जोन है, चौथा है मूल रोम क्षेत्र और पांचवा है मैच्योरेशन जोन। मुख्य रूप से ये 4 भाग माने जाते हैं रूट कैप को अगर छोड़ दिया जाए तो, ठीक है। तो जड़ों द्वारा जल का अवशोषण किसके माध्यम से होता है? रूट हेयर यानी मूल रोम के द्वारा होता है। मैच्योरेशन जोन जल का अवशोषण क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि इस स्तर की जो कोशिकाएं हैं वो लिग्निन और सुपेरिन का जमाव उन कोशिकाओं की कोशिका भित्तियों पर पाया जाता है। इस वजह से कोशिका भित्ति कैसी हो जाती है? अपारगम्य हो जाती है। इसलिए मैच्योरेशन जोन से जल का अवशोषण नहीं हो पाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मूल रोम की बात करते हैं। 1 मिलीमीटर लंबा ये इसका भाग होता है और बहुकोशिक भाग माना जाता है। इसको टोपी नुमा भाग है। रूट कैप एक टोपी नुमा बहुकोशिकीय भाग है जो मूल के शीर्ष पर पाया जाता है और इसकी जो कोशिकाएं हैं वो पतली भित्ति वाली होती है। इस रूट कैप का काम क्या है? यह रूट कैप मृदा कणों से वृद्धि बिंदु को यानी एलोंगेशन जोन को सुरक्षा प्रदान करता है। एलोंगेशन जोन को मृदा कणों से सुरक्षा प्रदान कौन करता है? रूट कैप प्रदान करता है, जिसकी कोशिकाएं पतली भित्ति वाली होती है, ठीक है, क्लियर। अब हम दूसरे क्षेत्र की बात करते हैं। दूसरा क्षेत्र है मेरिस्टेमेटिक जोन, विभज्योति क्षेत्र। विभज्योति क्षेत्र की कोशिकाएं पतली भित्ति वाली होती हैं और समव्यासी होती हैं, यानी कि सभी कोशिकाएं एक जैसी होती हैं और विभाजनशील होती हैं, ठीक है। यानी कोशिका द्रव्य इनमें कैसा होता है? सघन होता है। सघन कोशिका द्रव्य, पतली भित्ति वाली कोशिकाएं और साथ ही साथ लगातार विभाजनशील बने रहने वाली कोशिकाएं मेरिस्टेमेटिक जोन यानी विभज्योति क्षेत्र में पाई जाती है और यह विभज्योति क्षेत्र रूट कैप से घिरा रहता है, ठीक है। तो अब देखिए ये मेरिस्टेमेटिक जोन जो है इसकी कोशिकाओं से जब विभाजन होता है तब एक तो मूल का आधारी भाग यानी कि ये वाला भाग ये बनता है और रूट कैप ये भी बनता है। तो इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि विभज्योति क्षेत्र से मूल को यानी रूट कैप और इसका जो बाकी की जो कोशिकाएं हैं यानी कि इसका आधारी भाग उसका निर्माण इससे होता है। तीसरा आता है इसमें कोशिका दीर्घन क्षेत्र, सेल एलोंगेटेड जोन। ये है दीर्घीकरण क्षेत्र। जब कोशिकाएं विभाजित हो जाती हैं तो अपने पीछे कोशिकाओं को छोड़ देती हैं। वो कोशिकाएं अब आकार में बढ़ती हैं और विभेदित होती हैं, यानी कि ये विभेदनशील कोशिकाएं हैं। ये कोशिकाएं कैसी हैं? विभेदनशील कोशिकाएं हैं। तो मूल की लंबाई में वृद्धि करने का काम कौन करता है? एलोंगेटेड जोन करता है, यानी दीर्घीकरण की कोशिकाएं दीर्घीकरण द्वारा यानी एलोंगेशन द्वारा मूल की क्या करती हैं? लंबाई को बढ़ाती हैं। इसके बाद आता है इसमें मूल रोम क्षेत्र। ठीक दीर्घीकरण के पीछे का जो क्षेत्र है इसे मूल रोम क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र की कोशिकाएं जाइलम और फ्लोएम सहित विभिन्न ऊतकों में विभेदित रहती है, यानी कि यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम भी होता है, ठीक है। इसके साथ ही अनेक मूल रोम इसके अंदर पाए जाते हैं। मूल रोम हमेशा अग्राभिसारी क्रम में बनते हैं, ये आपको याद रखना है। मूल रोम हमेशा कौन से क्रम में बनते हैं? अग्राभिसारी क्रम में बनते हैं, अर्थात नए मूल रोम बनते रहते हैं और ये पुराने नष्ट होते चले जाते हैं, ठीक है। तो इनका जीवन काल अल्पकालिक होता है। तो जैसे जैसे मूल की वृद्धि होती है वैसे वैसे नए मूल रोम विकसित होते चले जाते हैं और पुराने मूल रोम नष्ट होते चले जाते हैं। अब आगे हम
कोशिकाओं और दीर्घीकरण क्षेत्र की रक्षा करने का काम करती है। रूट कैप, ठीक है, टोपी नुमा भाग होता है, ये 1 मिलीमीटर लंबा होता है। इससे ठीक पीछे का भाग 2 से 3 मिलीमीटर लंबा होता है, जिसे मेरिस्टेमेटिक जोन कहते हैं। इस क्षेत्र की कोशिकाएं लगातार विभाजनशील होती हैं, सघन कोशिका द्रव्य वाली होती हैं, समव्यासी होती हैं और केंद्रक युक्त होती हैं। तो ये लगातार विभाजनशील बनी रहती है। तो इससे क्या होगा, इस विभाजनशील क्षेत्र से रूट कैप और कोश जो मूल है उसका आधारी भाग बनता रहता है। तीसरा आता है एलोंगेटेड जोन, जिसे हम दीर्घीकरण क्षेत्र कहते हैं। दीर्घीकरण की जो कोशिकाएं हैं, दीर्घीकरण क्षेत्र की कोशिकाएं ये वृद्धि बिंदु के ठीक पीछे की ओर होती है, यानी ये कहां पर होती है, वृद्धि बिंदु के ठीक है। ये जो है एलोंगेटेड जोन, ये मेरिस्टेमेटिक यानी ज्योति क्षेत्र के ठीक पीछे की ओर होती हैं और कुछ मिलीमीटर लंबा होता है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं दीर्घित और लगातार विभेदनशील होती हैं। तो लंबाई में वृद्धि मूल की कौन सी कोशिकाएं करती है, एलोंगेटेड जोन की कोशिकाएं करती है। इसके बाद आता है रूट हेयर जोन, मूल रोम क्षेत्र। तो इस क्षेत्र में मूल रोम पाए जाते हैं। तो मूल रोम का निर्माण अग्राभिसारी क्रम में होता है। नए मूल रोम विकसित होते रहते हैं, पुराने मूल रोम घटते रहते हैं, नष्ट होते रहते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम जैसे ऊतक भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए मूल रोम का निर्माण किससे होता है, ये आपको याद रखना है हमेशा ही, वाइवा का क्वेश्चन है ये, मूल रोम का निर्माण किससे होता है। तो देखिए ये है एपिडर्मिस, इस तरह से एपिडर्मिस को ही मूल के लिए अगर हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, इसे क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा एपिफ्लेमा। एपिफ्लेमा, ठीक है, इसको एपिफ्लेमा कहते हैं। और ये रहा इस तरह से मूल रोम, ये मूल रोम, ठीक है। इसके अंदर एक बड़ी रिक्तिका होती है ऐसे। क्लियर, मूल रोम का अगर हम बड़ा डायग्राम बना के देखें तो इस तरह से होता है ये। ये मूल, क्लियर, थोड़ा सा इसको सही करते हैं। ये क्लियर, तो ये अंदर की ओर आप देख सकते हैं, ये तो होती है ओक्यूल, बड़ी रिक्तिका पाई जाती है इसके अंदर, और ये यहाँ पर केंद्रक होता है, न्यूक्लियस, और ये बाकी क्या होता है इसका कोशिका, ठीक है, ये कोशिका। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब एपिफ्लेमा यानी एपिडर्मिस की कोशिका में एलोंगेशन होता है, दीर्घीकरण होता है, यानी इसका जब विस्तार होता है कोशिका का, तब मूल रोम का निर्माण होता है। ये रूट हेयर है, इसका निर्माण इसके अंदर होता है, ठीक है। और रूट हेयर क्या है, रूट हेयर की जब हम सेक्शन देखते हैं तो इसके अंदर एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका पाई जाती है। केंद्रक और साइटोप्लाज्म ये परिधि पर होते हैं और एक ही केंद्रक पाया जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो मूल रोम की कोशिका भित्ति पारगम्य मानी जाती है। मूल रोम की कोशिका भित्ति कैसी होती है, पारगम्य होती है। तो मूल रोम, इसीलिए मूल रोम जल अवशोषण का मुख्य स्थल माना जाता है, ठीक है। तो प्रत्येक मूल रोम मृदा कणों के सघन संपर्क में होता है, यानी ये यहाँ पर इस तरह से ये
इसके बाद आता है पाथ ऑफ वाटर इन द रूट। देखिए ये मृदा कण है, ठीक है। तो यहां से ये मूल रोग क्या करते हैं, जल का अवशोषण करते हैं। ये सॉइल पार्टिकल मृदा कण, ठीक है। अब ये कहाँ जाते हैं, जल कहाँ जाएगा, जल आता है यहाँ पर इसमें मूल रोग में, ये जल यहाँ पर प्रवेश कर रहा है, ठीक है। मूल रोग की कोशिका भित्ति कैसी होती है, पार्वल में होती है। तो एपिब्लेमा के ठीक पीछे की तरफ ये कौन सा जोन है, इसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स। ये कॉर्टेक्स है। ये कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स को अगर वैसे बनाना चाहें तो वैसे भी बना सकते हैं। ये हमने हेक्सागोनल बना दी। अगर इसको हम ऐसे भी बनाना चाहें ऐसे ही मिलेगा, क्योंकि इसका कारण ये है कोशिका के बीच में क्या होते हैं, अवकाश पाए जाते हैं, और इन्हीं अवकाशों से होकर जल आगे की ओर बढ़ता है। तो ये है कॉर्टेक्स, इस तरह से ये कॉर्टेक्स, क्लियर। तो जल यहाँ से देखिए आप कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है कॉर्टेक्स रीजन में। तो ये हो गया कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद कौन सा भाग आएगा, कॉर्टेक्स के बाद भाग आता है ये वाला, जिसे हम थोड़ा सा गहराई से दर्शाते हैं। ये कॉर्टेक्स, इसको हम कहते हैं एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस में देखिए दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं, एक तो होती हैं कैस्पेरियन पट्टिकाएं, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं। दूसरी होती हैं पासे सेल यानी मार्ग कोशिकाएं, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से बताएंगे कि एंडोडर्मिस की कुछ कोशिकाओं में उनकी कोशिका अरीय कोशिका भित्तियों पर सुबेरिन या लिग्निन का जमाव पाया जाता है, और इसीलिए ये कोशिकाएं जल के लिए अपारगम्य होती हैं। इन्हें हम कैस्पेरियन पट्टिकाएं कहते हैं। और कुछ कोशिकाएं बीच बीच में ऐसी होती हैं जो बिना लिग्निन और सुबेरिन के जमाव के होती हैं। ऐसी कोशिकाओं को मार्ग कोशिकाएं कहते हैं। तो जल इन्हीं मार्ग कोशिकाओं से होकर आगे बढ़ता है। जैसे ये मार्ग कोशिका है तो इससे आगे बढ़ेगा, ठीक है। ये मार्ग कोशिका में आएगा यहाँ पर। तो मार्ग कोशिका के बाद एंडोडर्मिस के बाद क्या है, ये है पेरिसाइकिल। ये है पेरिसाइकिल, ठीक है। पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल के बाद आता है इसमें ये जो क्षेत्र है, इसे हम कहते हैं जो बड़े ऊतक हैं, जिसे हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं, उनका आता है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू कौन से होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जैसे ये जाइलम, ठीक है, इस तरह से ये जाइलम। ये जाइलम है, और जाइलम को घेरे हुए क्या है, फ्लोएम। जाइलम को घेरे हुए फ्लोएम। तो इस तरह से ये भाग इसके अंदर पाए जाते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं जड़ में जल का मार्ग क्या है, ये हम पढ़ रहे हैं। तो ये आ गया एंडोडर्मिस की पासे सेल में, पासे सेल से ये आता है पेरिसाइकिल में, पेरिसाइकिल से ये फ्लोएम से होता हुआ कहाँ पहुंच जाता है, जाइलम में पहुंच जाता है। ये है जाइलम, ये है फ्लोएम, और ये है पेरिसाइकिल। तो ये है पाथ ऑफ वाटर इन द रूट। दोबारा से देखिए, मूल रोग मृदा कण से जल अवशोषित
ठीक है। जल मृदा जो जल मूलों में प्रवेश करने के बाद फिर कॉर्टेक्स से होते हुए कहाँ जाएगा, एंडोडर्मिस की मार्ग कोशिकाओं में जाता है, अंतस्थ त्वचा की मार्ग कोशिकाओं में जाता है, क्योंकि केवल कुछ ही कोशिकाएं मार्ग कोशिकाओं का काम करती है, बाकी कोशिकाओं पर सुबेरिन और लिग्निन का जमाव होता है उनकी कोशिका भित्तियों पर, इसलिए वो जल के लिए अपारगम्य होती है, केवल मार्ग कोशिकाएं जल के लिए पारगम्य होती है। तो मार्ग कोशिकाओं से आगे पेरिसाइकिल से ये आगे फ्लोएम से होते हुए जाइलम में पहुंच जाता है, और जाइलम से कहां पहुंच जाता है, ये पादप के शीर्ष भागों तक पहुंच जाता है। कौन सी क्रिया द्वारा, रसारोहण की क्रिया द्वारा पहुंच जाता है। ठीक है, तो अगर हम इनका सार देखें कि जड़ में जल का मार्ग क्या होता है, तो हम इस तरह से बता सकते हैं। सबसे पहले रूट हेयर के बाद एपिफ्लेमा के बाद कॉर्टेक्स के बाद आता है एंडोडर्मिस में कौन सी कोशिकाएं, पासेज सेल्स। ठीक है, एंडोडर्मिस के बाद आता है पेरिसाइकिल के बाद फ्लोएम, और फ्लोएम के बाद जाइलम। ठीक है, तो इस तरह से ये जड़ में जल का मार्ग है। आगे हम बात करेंगे कि अवशोषित जल मूल कोशिकाओं में 3 मार्गों से ट्रांसफर होता है। 3 मार्ग कौन कौन से है वो हम जानेंगे। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूं। 3 मार्ग देखिए कौन कौन से। पहला मार्ग आता है इसमें, उसको हम कहते हैं एपोप्लास्ट। पहला कौन सा है, एपोप्लास्ट, दूसरा है सिम्प्लास्ट, और तीसरा है वॉक्यूप्लास्ट। पहला है एपोप्लास्ट, जब जल कोशिका भित्ति से कोशिका भित्ति में ट्रांसफर होता है, यानी एक कोशिका की भित्ति से दूसरी कोशिका की भित्ति में जल का स्थानांतरण होता है। तो इसके अंदर इस प्रकार के स्थानांतरण में निर्जीव कोशिकाओं के तंत्र भी शामिल होते हैं, और इसे हम कहते हैं एपोप्लास्ट। और आपको ये ध्यान रखना है कि जल का अवशोषण 2 प्रकार की क्रियाओं द्वारा होता है, सक्रिय और निष्क्रिय अवशोषण। तो एपोप्लास्ट कहाँ काम आता है, निष्क्रिय जल अवशोषण में कौन सा मार्ग होगा, एपोप्लास्ट होगा। ध्यान से सुना, निष्क्रिय जल अवशोषण में स्थानांतरण का मार्ग कौन सा होगा, एपोप्लास्ट। ठीक है, दूसरा आता है सिम्प्लास्ट। सिम्प्लास्ट का मतलब है जब एक कोशिका के कोशिका द्रव्य से दूसरी कोशिका के कोशिका द्रव्य में जल का ट्रांसफर होता है, तो यह पाया जाता है सक्रिय अवशोषण के दौरान। सिम्प्लास्ट कब पाया जाएगा, सक्रिय अवशोषण के दौरान। ठीक है, तीसरा आता है जब जल का स्थानांतरण एक कोशिका की रिक्तिका से दूसरी कोशिका की रिक्तिका में होता है। तो सामान्य परिस्थितियों में ऐसा नहीं पाया जाता है। तो मूल रूप से जल के 2 ही मार्ग होते हैं, एक तो एपोप्लास्ट, दूसरा होता है सिम्प्लास्ट। एपोप्लास्ट मतलब जब जल एक कोशिका की कोशिका भित्ति से दूसरी कोशिका की कोशिका भित्ति में ट्रांसफर होता है तब। ठीक है, तो ये पाया जाता है निष्क्रिय अवशोषण के दौरान। जब जल एक कोशिका द्रव्य से एक कोशिका के कोशिका द्रव्य से दूसरी कोशिका के कोशिका द्रव्य में ट्रांसफर होता है तो उसको सिम्प्लास्ट कहते हैं। और यह कब पाया जाता है, सक्रिय अवशोषण के दौरान। तीसरा आता है रिक्तिका से रिक्तिका, यानी एक कोशिका की रिक्तिका से दूसरी कोशिका की रिक्तिका में जल का ट्रांसफर, तो उसको हम कहते हैं वॉक्यूप्लास्ट। और यह सामान्य परिस्थितियों में नहीं पाया जाता है। तो ये था